हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हम क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेशता क्षेत्र को डिस्कस कर रहे थे। जो अपना लास्ट वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हम गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने किसी एक बिंदु आवेश को घन के केंद्र पे, उसके किसी एक फलक पे, एक किनारे पे और एक कोने पे रखा था। तो अपना जो पॉइंट रह गया था लास्ट में वो क्या था कि अगर हम बिंदु आवेश को घन के किसी एक कोने पे रख दें तो इस घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, केवल घन से संबंध। तो एक बात सोचो बच्चों, हमें पता है कि जो कैपिटल क्यू आवेश है, अगर इसको मैं एक गोले में कैद कर लेता हूं ऐसे, तो टोटल फ्लक्स का मान तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। ये पहली चीज अपने को ध्यान रखनी है। सिर्फ अगर क्यू आवेश है तो कुल फ्लक्स का मान तो हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा। क्या घन से ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन रहेगा पूरा? बिल्कुल नहीं हो सकता। सर एक जो कमरा है उसको अगर हम घन मान के चले, जिस कमरे में हम बैठे रहते हैं मान लो, उसके सामने देखो टोटल आपके पास में कमरे के अंदर टोटल 8 कोने बने हुए हैं। 8 कोने बने हुए हैं, ठीक है ना। तो 8 कोनों में से किसी एक कोने पे आप इस घन को रख दो। तो एक चीज बताओ, उस कोने को ढकने के लिए और कितने कमरे बनाने पड़ेंगे चारों तरफ? वो कोना ढक जाना चाहिए। सर एक कमरा ऊपर बनाना पड़ेगा, एक इसके बगल में बनाना पड़ेगा, एक इसके उधर बनाना पड़ेगा, एक उधर बनाना पड़ेगा, 2 और बनाने पड़ेंगे। मतलब टोटल कितने कमरे बनाने पड़ेंगे? 8 कमरे बनाने पड़ेंगे। एक घन का जो कोना होता है उसको पूरा कैप्चर करने के लिए, पूरा ढकने के लिए हमें टोटल 8 घनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सर केवल इस घन को कितना फ्लक्स मिलेगा अंदर की तरफ? 1/8 हिस्सा। टोटल घन 8, जो टोटल फ्लक्स वो 8 भागों में बट गया। एक भाग एक घन को मिलेगा, 8 घनों को 8 भाग मिल जाएंगे। तो एक घन को तो 8वां भाग ही मिला। इसका मतलब सर क्यू आवेश है तो टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है एक क्यू आवेश से। तो एक घन से कितना हुआ? 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो आ गया इस घन से संबद्ध फ्लक्स। घन से टोटल तो हमेशा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है एक आवेश की वजह से। हम यहाँ घन से संबंध कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर प्रत्येक फ्लक्स से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, संबद्ध होगा। तो आप एक बात सोचो दे कि जो विद्युत बल रेखा है जो एक घन से आ रही है, एक कोने से अंदर की तरफ आ रही है, वो कितने फलकों को काटते हुए निकलेगी और कितने फलकों के समांतर रहेगी? वो जो आपका कोना है ना, उसके साथ 3 दीवारें ऐसी है जो समांतर है। देखो ऊपर वाली छत हो गई, उसके बगल वाली दीवार हो गई, इसके बगल वाली दीवार हो गई, और बीच में आपका कोना है। वहां पे वो कोने की ये वाली दीवार, सामने वाली दीवार और ऊपर वाली छत वाली दीवार, वहां से विद्युत रेखाएं कैसे निकल जाएगी? समांतर निकल जाएगी। जबकि सामने जैसे आ रही है, नीचे वाले जो आपका फर्श है वहां से विद्युत रेखा कटेगी, सामने जो आपकी दीवार है वहां से विद्युत रेखा कटेगी, इधर वाली जो दीवार है उससे भी विद्युत रेखाएं कटेगी। इसका मतलब ये जो विद्युत फ्लक्स है ये 3 फलकों को काटते हुए निकलेगा। इसका मतलब प्रत्येक फलक को कितना फ्लक्स मिला? सर ये 3 भागों में तो बट रहा है। घन के कोने से जो फ्लक्स आ रहा है वो 3 दीवारों से ही पार हो रहा है। इसका मतलब एक फलक को कितना मिला? सर एक फलक को मिल जाएगा इसका 1/3 हिस्सा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। तो कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। अब हम जो दूसरा पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, उसमें बिंदु आवेश को हम रख लेते हैं घन के किसी एक किनारे पर। इस बिंदु आवेश को हम क्या कर लेते हैं? घन के किसी एक किनारे पर रख लेते हैं। अब इस किनारे को पूरा कैप्चर करना है बच्चों आपको। यहां तो ऐसे लग रहा होगा सर आधा हो गया, नहीं, घन के किनारे पे है, ये फलक पे नहीं है। फलक पे होता तो आपको सबको दिखता सर फलक पे तो आधा अंदर की तरफ आधा उधर की तरफ हो जाता है। ये घन के किनारे पे है। टोटल कितने किनारे घन के? 12 किनारे। कितने किनारे? 12 किनारे। गिन के देख लो, आप गिन लो एक बार। गिन लिया? बिल्कुल। घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। एक किनारे को अपने को ढकना है तो बताओ देखिए कितने घन इसके आसपास पूरे रखने पड़ेंगे? सर केवल 4 ही घन रखने पड़ेंगे। एक ऊपर रख दो, एक नीचे की तरफ रख दो, एक उसके ऊपर रख दो, आपका जो किनारा है वो ढक जाएगा। एक घन यहां बना लो, एक घन यहां बना लो, एक ऊपर बना लो, एक इधर बना लो। 4 घन आते हैं, जो बीच में जो किनारा था ना ये ढक जाएगा आपका।
इसका मतलब एक घन को कितना भाग मिल रहा है टोटल फ्लक्स का? टोटल फ्लक्स तो हमें पता ही है कितना होता है सर, टोटल फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन। अगर हमारे पास बिंदु आवेश Q है और उसको हम काल्पनिक रूप से परिबद्ध कर लें तो टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन होगा। लेकिन घन से कुल फ्लक्स कितना होगा सर? केवल 1/4 भाग ही अंदर की तरफ आ रहा है, घन के अंदर से पास होएगा, बाकी 3/4 भाग उन 3 घनों से निकलेगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? सर बिल्कुल इस किनारे को ढकने के लिए आपने 4 घन लिए थे, 4 में से 1/4 भाग इस घन को मिल गया और 3/4 भाग 3 घन को मिल गया, तो यहां से केवल आपको मिलेगा 1/4, 1/4 भाग मिलेगा। तो प्रत्येक फलक को कितना मिलेगा? 4, आप यहां 1/4 समझ में आ गया, टोटल का 1/4 मिल गया। टोटल Q बाय एप्सिलॉन था, 3 घनों में 4 घनों में बांटना था, एक घन को 1/4 मिल गया, 3 घनों को 3/4। अब इस एक घन में भी कितने फलक? 6 फलक। इस एक घन में 6 फलक है। किनारा देखो, किनारे के साथ में ऐसी कितनी दीवारें हैं जो जुड़ी हुई है? 2 दीवारें हैं, एक तो ऊपर वाली छत और उसके साथ में जो दीवार जुड़ी हुई वो दीवार, उन दोनों के समांतर विद्युत बल रेखाएं निकल जाएगी, उनके समांतर रहेगी। बाकी जो 4 दीवारें हैं वहां से विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? कटेगी, काट के और उसके आर पार निकलेगी। इसका मतलब सर ये वाला जो फ्लक्स है ये 4 दीवारों को मिलेगा, 4 दीवारों से पास होगा, बाकी 2 दीवारों को क्या रहेगा? समानांतर रहेगा, तो वहां तो फ्लक्स 0 हो गया। इसका मतलब सर प्रत्येक फ्लक्स को कितना मिलेगा? इस पूरे फ्लक्स का भी 1/4 भाग, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में जो कुल फ्लक्स था, घन से संबद्ध जो कुल फ्लक्स था, उसका भी 1/4 भाग प्रत्येक फ्लक्स को मिलेगा। तो कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्वेश्चन था एक सिंपल सा, ठीक है ना। तो घन से रिलेटेड चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि बिंदु आवेश केंद्र पे रखा हो, फलक पे रखा हो, और शीर्ष या कोने पे रखा हो और किनारे पे रखा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो हम क्या कर लेते हैं? गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति। चलो हम यहाँ पे गाउस के नियम की उत्पत्ति कर लेते हैं। गाउस के नियम की उत्पत्ति का मतलब क्या है? जो गाउस ने नियम दिया था वो प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, गाउस का जो नियम है वह कूलाम के व्युत्क्रम नियम के अनुसार काम करता है। अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन का मतलब क्या होता है कि वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल था किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। इस चीज को आप जानते हो। अगर वह कूलाम का जो बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता तो गाउस का नियम भी वैध नहीं होता, मान्य नहीं होता, सही नहीं हो पाता। उसको हम यहाँ चेक करते हैं कि सर कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। देखो बच्चों, इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। ये सब डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति को समझने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बिंदु लिया और यहाँ पे एक बिंदु को मैं नाम देता हूँ O, और यहाँ पे एक बिंदु आवेश कैपिटल Q रख लिया, धनात्मक बिंदु आवेश, ठीक है। एक बिंदु लिया O और उस पे एक धनात्मक आवेश रख लिया प्लस Q, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे काल्पनिक रूप से परिबद्ध कर दिया ऐसे। हमें इसको काल्पनिक रूप से परिबद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने क्या किया, इसको परिबद्ध कर लिया, ठीक है। एक बार दोबारा इसे थोड़ा सा हल्का सा सही तरीके से बना देते हैं। ये लो, ये इस आवेश को मैंने यहाँ पे परिबद्ध कर लिया, एक गोला बना लिया मैंने, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। ये जो बिंदु आवेश है इसको हम सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ पे इस जगह पे। ये O बिंदु हो गया और ये प्लस Q आवेश आ गया। ये जो मैंने यहाँ पे पृष्ठ बनाया ये क्या है आपका, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। सर ये बनाना जरूरी था क्या? बिल्कुल, गाउस के अनुसार ही अपने को चलना है और फिर गाउस के नियम को प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश लिया, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, परिबद्ध करना पड़ेगा। उसने ये कहा था
कि अगर आपके पास में बहुत सारे बिंदु आवेश है, एक अकेला बिंदु आवेश है, तो वो अगर किसी बंद पृष्ठ में रखा हुआ है, तो मैंने एक बंद पृष्ठ गोला बना लिया इसके चारों तरफ। अब इस गोले से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है, इस गोले से, बच्चों एक मिनट देखिए स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी हमारी स्पार्किंग हो रही थी। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया और उसको यहां रख लिया और इसको परिबद्ध कर लिया। अब इस गोले से, इस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है। अगर वहां Q/ε0 आ गया तो गॉस का नियम सही है, अदरवाइज गॉस का नियम गलत है। Q/ε0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये गोला निर्वात में है मान लो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस गोले पे यहां पर एक हल्का सा अल्पांश लिया और यहां बिंदु P कंसिडर कर लिया। तो यहां पर विद्युत बलरेखाएं कैसी हुई कि बच्चों, सर यहां से विद्युत बलरेखा ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, सर वो हो जाएगी E वेक्टर इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय, ये जो दूरी है ना, ये जो गोले की त्रिज्या वो स्मॉल r मान लो आप, तो स्मॉल r का स्क्वायर और इनटू दिशा के लिए हमने क्या कर दिया r कैप। यहां इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्रता क्या होती है, KQ/r² होती है, KQ/r², और सदिश रूप में लिखा दिया, क्या लिख दिया r कैप। यहां r कैप क्या है, OP दिशा में एक इकाई सदिश है, सीधा बोल दो त्रिज्या सदिश है। त्रिज्या सदिश क्यों है, ये बिंदु P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये चारों तरफ क्या रहेगी, त्रिज्या ही तो रहेगी, और त्रिज्या को हम सदिश रूप में लेते हो कि दिशा किधर देंगे, बाहर की तरफ। तो यहां r कैप क्या है बच्चों, ध्यान रखना, यहां r कैप क्या है, OP वेक्टर की दिशा में एकांक त्रिज्य सदिश, एकांक त्रिज्यी सदिश है ना, एकांक त्रिज्यी सदिश, या बोल दो आप सीधा त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश से बोलते हैं क्योंकि त्रिज्या के रूप में है, त्रिज्या को दिखा रहा है, और एकांक इसलिए इसका परिमाण 1 है। ये केवल दिशा के लिए काम में लेते हैं, हमें पता है कि सर एकांक सदिश किस लिए काम में लेते हैं, दिशा को निरूपित करने के लिए। चलो ये तो हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया, और ये चीज हमने बोल दी कि यहाँ पे ये जो अल्पांश लिया है इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ कितना ले लेते हैं, ds वेक्टर। सबको पता है क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है ना, तो यहाँ पे अल्पांश सब जगह, कहीं पे भी आप अल्पांश लिखते हो सब जगह ही हो गया। तो इस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अल्पांश ds वेक्टर से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल्स टू, सर वहां विद्युत क्षेत्र कितना है और इनटू क्या आ जाएगा, ds वेक्टर। समीकरण नंबर 1 यही होता है अल्पांश के लिए। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध, संपूर्ण पृष्ठ बोले तो जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, सर डी फाई की जगह हमारे पास बन जाएगा अब क्या, फाई ई। और हम क्या करते हैं, समाकलन किसका, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि गोला है और गोला एक कैसा है, सतत पृष्ठ है, तो सतत पृष्ठ में समाकलन करना पड़ेगा। सर समाकलन आप जब कर रहे हो तो ई वेक्टर का मान कितना है, इस पूरे गोले पे सब जगह सर नियत रहेगा, दूरी नियत है, देखो बिंदु आवेश से दूरी नियत है, तो सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। और क्या है विद्युत क्षेत्रता का मान, KQ डिवाइडेड बाय r² इंटू r कैप डॉट ds वेक्टर। देखो बच्चों यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसी वजह से जब हम क्षेत्रफल को दूरी के स्क्वायर से काटेंगे तो वहां कट जाएगा, देखना अभी r² यहाँ कटेगी, ये जो आपका क्षेत्रफल होता है एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना, क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय होता है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, द्विविमीय, 2 विमाएं होती है, मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर आ रहा है। और गाउस के नियम में बताओ कहीं पर भी लंबाई आई क्या, कहीं पर भी दूरी आई है क्या, नहीं, या तो समेशन क्यों आया या एप्सिलॉन आया है। यही लॉजिक है कि अगर गाउस का नियम, ये जो विद्युत क्षेत्र हमने गाउस के नियम से तो निकाली थी, पहले बल निकाला था, फिर उसके अंदर परीक्षण आवेश का भाग दिया था, विद्युत क्षेत्र ऐसे है थी बिंदु आवेश के कारण,
तो आप चीज़ बताऊँ, जो बल आपने कैलकुलेट किया था वो गाउस के नियम से ही कैलकुलेट किया था, सॉरी कूलाम के नियम से ही कैलकुलेट किया था। इसका मतलब सर यहाँ पे जो हमारे पास में ई वेक्टर बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर है, ये कूलाम के नियम से ही कैलकुलेट किया। और कूलाम के नियम में क्या था, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, और व्युत्क्रम नियम का पालन करने की वजह से ही यहाँ पर भी दूरी की 2 विमा है और क्षेत्रफल की 2 विमा है, 2 विमा से 2 विमा कट जाएगी, और हमारे सूत्र में कहीं पर भी आर नहीं आएगा, गाउस के नियम में आर नहीं आएगा, दूरी नहीं आएगी। यही लॉजिक है कि जो गाउस का नियम है वो कूलाम के दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अगर कूलाम का नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता तो गाउस का नियम भी सत्य नहीं हो पाता। तो बच्चों इसको आगे सोल्व करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो नियत है सब, समाकलन किसका है, आर केप डॉट ds वेक्टर, दोनों के बीच में अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल हम कैसे ओपन करते हैं, इसका परिमाण इसका परिमाण, यहां लिख लेते हैं आर केप डॉट ds वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे सर, आर केप का परिमाण एक, इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, ds का परिमाण ds हो गया, और दोनों के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री। देख लो आर केप भी इधर ही है, जो हमारा इकाई सदिश है आर केप वो भी बाहर की तरफ है, ds वेक्टर भी बाहर की तरफ है, क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ है। इसका मतलब सर 1 इंटू ds को 0 का मान 1, तो कितना आ गया ये ds। इसका मतलब मैं आर केप डॉट ds वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओनली ds लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ds लिख लो, दे क्या आ रहा है सर, हमारे पास में संबद्ध कुल फ्लक्स का मान आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर समाकलन केवल ds, केवल ds यहाँ क्या था, इस गाउसियन पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांश का क्षेत्रफल, समाकलन ds का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ कैसा है, गोलाकार, जब गोलाकार है तो बताओ देखिए समाकलन क्या हो जाएगा सर, k की जगह आप पुट करो 1/4π क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और हमारे पास समाकलन ds क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 4πr स्क्वायर होता है। देखो 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास में आंसर क्या आ गया, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने लिख दिया यहाँ पे इति सिद्धम। क्यों भाई सर, गाउस ने यही तो कहा था कि जो गाउसियन पृष्ठ होगा उससे संबद्ध कुल फ्लक्स, कुल आवेश का मान, भाई इसमें कुल आवेश कितना है कैपिटल Q आ गया देखो, और नीचे की तरफ क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता, देखो निर्वात की विद्युतशीलता भी यहाँ हमने लिख दी। इसका मतलब गाउस का नियम सत्य है, समेशन Q है और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरह से हमने क्या किया, गाउस के नियम की उत्पत्ति कर ली। अब हम बात करते हैं कि गाउस के जो अनुप्रयोग होते हैं, गाउस का अनुप्रयोग मतलब गाउस का नियम की सहायता से हम उनका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, गाउस के नियम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो गाउस के नियम में बच्चों देखो क्या क्या है सर, एक तो हम फ्लक्स का मान तो ज्ञात कर ही सकते हैं, अगर उस जो आपका पृष्ठ है जो परिबद्ध है जिसमें आवेशों की संख्या दी हुई है, कुछ आवेश दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप फ्लक्स तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। गाउस के नियम की सहायता से हम किसी भी परिबद्ध पृष्ठ से या कोई भी बंद पृष्ठ जिसमें आवेश उपस्थित है उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम उस कोई आपके पास में आवेश वितरण है, आवेश वितरण का मतलब जैसे कोई पृष्ठ हो गया, कोई चालक तार हो गया, कोई कुचालक गोला हो गया, चालक गोला हो गया, उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे E भी आ रहा है, फाई E बराबर होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स को हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। जब आवेश दिया हुआ हो तब हम फ्लक्स इस फॉर्मूले से निकालेंगे समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, और केवल विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तब हम इस फॉर्मूले से विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यही देगा कि बहुत सारे हमारे पास में आवेश वितरण रहेंगे, उनकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें तो केवल गाउस के नियम की सहायता से हम कर सकते हैं। तो गाउस का नियम का अनुप्रयोग क्या है, सबसे पहला काम तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के
नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले मैं सीधा ही अनुप्रयोग नहीं करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कि इस गॉस के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले अनुप्रयोग में ये लिखना है अपने को, गॉस के नियम की सहायता से हम किसी आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला ही पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है कि गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से किसी आवेश वितरण कितने प्रकार का बताया था आपको। एक तो हो गया हमारा रेखीय, एक हो गया पृष्ठ, और तीसरा कौन सा हो गया, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, तीनों प्रकार के आपके वितरण हो सकते हैं ना। गॉस के नियम की सहायता से किसी आवेश वितरण के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले मान लो बच्चों आपके पास में एक चालक तार है। सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो एक चालक तार है और इसको एक समान रूप से मैंने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, और यह अनंत लंबाई का है। सर अनंत लंबाई का ही क्यों लिया, सीमित लंबाई का क्यों नहीं लिया। देखो बच्चों, अगर आप अनंत लंबाई का लोगे तो ही गॉस का नियम वैध है। अगर आप सीमित लंबाई का लेते हो तो फिर हमें घटक विधि से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। सबसे पहले अल्पांश लेते हैं, फिर उन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं कि बाद दो अल्पांश से मिलकर कितनी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करी, फिर टोटल के लिए हम उसका समाकलन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को गॉसियन पृष्ठ बनाना है, जो भी आवेश वितरण दिया उसको परिबद्ध करना है, ये काम सारे यहाँ करने हैं। तो मैंने ऐसे बोला है कि एक आपका समरूप आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार है और इस पे रेखीय आवेश में तो कितना है, मान लो लैम्डा है। मैं अभी अनुप्रयोग नहीं समझा रहा हूँ, अनुप्रयोग अपन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ये पूरा पहला अनुप्रयोग है जिसको अच्छे से डीपली समझेंगे। मैं अभी यहाँ पे केवल समझा रहा हूँ कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लो यहाँ बिंदु P है, यहाँ बिंदु P, और कौन सी दूरी पे, 8 दूरी पे। बिंदु P इधर भी हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। भाई इस चालक तार के तो चारों तरफ कहीं पर भी बिंदु P हो सकता है। तो सोचो आपके पास बिंदु P है तो हमें एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाना है जो इस तार को परिबद्ध भी कर सके, बिंदु P वहां आ सके। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, उस पृष्ठ पे आना चाहिए वो बिंदु P। तो सर ऐसा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बिंदु यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो दूरी R R R R चारों तरफ कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो ऐसा पृष्ठ तो सर केवल एक बेलन ही हो सकता है। ऐसा पृष्ठ तो एक बेलन ही हो सकता है जहां पर इस बेलन पे बिंदु आप कहीं भी ले लो, चालक तार से दूरी बराबर रहेगी। आपको पता, जब हम एक सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो इस तार से दूरी बराबर रहेगी। तो बिंदु को जरूरत है ना कि सर यहाँ यहीं पे हो, इसी तल में हो, थोड़ा नीचे भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अनंत लंबाई का तार है। तो आप बिंदु कहीं पे भी ले सकते हो 8 दूरी पे। तो सर बिंदु P उस पृष्ठ पे आना चाहिए। तो ऐसा पृष्ठ तो केवल एक बेलन ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते समय इन चीजों का ध्यान भी रखेंगे कि उस पृष्ठ के ऊपर एक तो बिंदु P आना चाहिए, आ गया। दूसरी चीज, उस पृष्ठ के ऊपर एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है, अल्पांश के लिए ds ले लिया और पूरे के लिए s ले लेते हैं हम, है ना। अल्पांश के लिए क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर लेते हैं। ऐसे यहाँ एक पृष्ठ हो गया आपका वक्राकार, एक हो गया आपका यहाँ वृत्ताकार, एक और हो गया यहाँ वृत्ताकार। यहाँ पर भी मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर तार के लंबवत है और क्षेत्रफल सदिश आपका मान लो ऊपर की तरफ हो गया। मान लो क्या होता ही है ऊपर की तरफ, सर आपका वर्ताकार पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा।
नीचे की तरफ वर्ताकार पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश इसका कहाँ पर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्रता सदैव तार के लंबवत ही होती है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करेंगे, जो भी आपका आवेश वितरण दिया होगा, चाहे वो तार हो, चाहे वो पृष्ठ हो, चाहे वो गोला हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करनी है। और चालकों पे विद्युत क्षेत्र सदैव उसके पृष्ठ के तल के लंबवत ही होती है, ये याद ही करना है। चालकों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा उनके पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर धनावेशित है तो लंबवत बाहर की ओर, ऋणावेशित है तो लंबवत अंदर की ओर। वैसे कैलकुलेट करके बताएंगे हम आपको कि कैसे आया, लेकिन यहाँ पता लगेगा सर ये समरूप आवेशित चालक तार अनंत लंबाई का, इसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत बाहर की तरफ है, धनावेशित है तो, ऋणावेशित तो लंबवत अंदर की ओर। यहाँ जितने भी पृष्ठ है उन सब पे देखो बच्चों, हमारे पास में जो थीटा है वो या तो 0 डिग्री है या 90 डिग्री है, 180 डिग्री कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर हम जब गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 0 या 90 डिग्री होना चाहिए। इन्हीं पॉइंटों की मैं बात कर रहा था, इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रख के आपको गाउसियन पृष्ठ बनाना है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम आवेश वितरण को परिबद्ध करने के लिए, आवेश वितरण को परिबद्ध करने के लिए, परिबद्ध का मतलब उसको कवर करने, उसको ढकने के लिए, बंद करना पड़ेगा ना। उसने कहा था कि अगर आपको आवेश दिया तो उसको परिबद्ध करना पड़ेगा, तो काल्पनिक प्रश्न में बनाना पड़ेगा। ये जो काल्पनिक प्रश्न है जो बनाया मैंने बेलनाकार, ये बेलनाकार गाउसियन प्रश्न है हमारा। क्या है ये, बेलनाकार गाउसियन प्रश्न है, ठीक है। तो आवेश वितरण को परिबद्ध करने के लिए एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ कौन सा है, जो आपने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है। गाउस का नियम जब समझाया था उस टाइम उसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, वहां समझाया था कि गाउसियन पृष्ठ क्या होता है। जो भी आप काल्पनिक पृष्ठ बनाओगे ऐसे कल्पना करके, उसको हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो आवेश वितरण को परिबद्ध करने के लिए एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जिसके पृष्ठों या उपपृष्ठों पर कितने पृष्ठों से मिलके बना है वो। जैसे ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इसके टोटल 3 उपपृष्ठ हैं, 2 तो वर्ताकार है और एक वक्राकार है ना। चलो, जिसके उपपृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए, अपने को गाउसियन पृष्ठ बनाना है। बस यही चीज समझानी थी कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप गाउसियन पृष्ठ बनाओगे उस पे बिंदु P आना चाहिए, ठीक है। आपका जो गाउसियन पृष्ठ है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल जो सदिश है उनके मध्य कोण या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए, खत्म, ठीक है। उसके बाद में पहले अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग और तीसरा अनुप्रयोग, टोटल अपने सिलेबस में 3 अनुप्रयोग है। बाकी अदर जो अनुप्रयोग हैं उनको भी मैं ब्रीफ में ऐसे समझाऊंगा। क्वेश्चन एक भी नहीं रहना चाहिए अपने पास। बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन एक भी अपने से स्किप नहीं होना चाहिए, रहना नहीं चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल डिप्रेशन में आना ही नहीं है। सारे पॉइंट यहाँ मैं कंप्लीट लेके चल रहा हूँ। लास्ट टाइम जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम में हम 1 लाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, उन सब को डीपली से डिस्कस करेंगे। और बुक के जितने भी एनसीईआरटी के बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी तो मैं चैप्टर्स को पढ़ाते जो भी टॉपिक्स है पढ़ाता जा रहा हूँ, उनके साथ साथ थोड़ा बहुत आइडिया या जो गाइडेंस है वो आपको देते हुए चल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं। और रियलिटी में बोले तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। जो मैंने अब तक आपको गाइड किया कि बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रियल में अब तक एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन ही आए हैं।
मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाता, जो बोर्ड में आज तक क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के बेसिस में आप लोगों को गाइड करता हूं कि यह टॉपिक है और इस टॉपिक में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप डेली रिवाइज करते हो, डेली हमारे साथ जुड़े रहते हो, तो ही फिजिक्स समझ में आएगी। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।